फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम कर रहे 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करें, ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ड्यूअल इफेक्ट कैपिटल लेटर्स में इसलिए लिखा है क्योंकि यही इस टॉपिक का मेन कंसेप्ट और मेन टॉपिक है ड्यूअल इफेक्ट। आज आप नया टॉपिक सीख रहे हैं इस चैप्टर में कि अकाउंटिंग्स में ड्यूअल इफेक्ट का कितना इम्पोर्टेंस है। हम ड्यूअल इफेक्ट का मतलब समझेंगे और टाइप्स ऑफ अकाउंट समझेंगे इस चैप्टर में कि कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट का मतलब जो हमारे बैंक्स में टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं जैसे सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, करंट अकाउंट, सिर्फ वो नहीं है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट को और ब्रीफली और वाइडली समझाया गया है। तो आप यहाँ पे इस वीडियो को बहुत अच्छे ध्यान से देखना, फोकस करना हर एक टॉपिक पे। हर एक टॉपिक इस चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मैं आपको एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है जो मैं आज आपको समझाने वाली हूँ, जिसमें हम ये देखेंगे कि डिस्क्राइब वेदर ट्रांजैक्शन इज़ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक विथ रीज़न। एक ये छोटा सा सम लिया है मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने के लिए, जो हम स्टार्टिंग से करेंगे इस चैप्टर को, ताकि आपका पिछला चैप्टर था उसका थोड़ा रिविज़न हो जाए और इस चैप्टर का आगे का जो है ये चैप्टर उसकी प्रैक्टिस होती रहे और आगे के नए टॉपिक्स आप इसमें सीखते रहें जो अब तक आपने नहीं सीखे हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और थोड़ा इसमें नया जो आया है वो मैं इसके साथ साथ समझाती रहूँगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि हमें देखना है कि ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है और उसका रीज़न भी बताना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी लिख के रखे हैं, वो क्वेश्चंस हमें देखने हैं और उसके बाद हम आगे लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के बारे में पता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ₹8,000 पेड फॉर वेजेस। अब हमें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नहीं वो यहाँ पे लिखना है फर्स्ट लाइन में इसके सामने। तो आपको ये पता है कि ये वेजेस क्या होता है। वेजेस मतलब हम हमारे वर्कर्स को, जिनको हम डेली वेजेस देते हैं, डेली वेजेस मतलब जो मज़दूर होते हैं, जो एजुकेटेड नहीं होते हैं, उन्हें हम वेजेस देते हैं। पर जो स्टाफ होता है जो हमारे लिए काम करता है, जिसे हम मंथली सैलरी देते हैं, वो सैलरी होती है और ये वेजेस होता है। वेजेस मज़दूरों को दिया जाता है जो थोड़े बहुत काम हमारे बिज़नेस के लिए करते हैं। वो परमानेंटली स्टाफ के रूप में नहीं रखे जाते हमारे बिज़नेस में, उन लोगों को वेजेस दिया जाता है। जैसे कि हम डेली किसी को बोलते हैं कि ये काम करना है, थोड़ा सामान ऊपर तक रखना है, थोड़ा सामान नीचे उतारना है, लोडिंग का काम है, वो सब वेजेस उनको पे किए जाते हैं। उन मज़दूरों को उसे वेजेस कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि हमने 8,000 के वेजेस ऐसे पे किए हैं ऐसे वर्कर्स को। तो यहाँ पे ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। अगर हम बिज़नेस में कोई भी पेमेंट करते हैं या किसी का पेमेंट रिसीव करते हैं या अमाउंट पे करते हैं, वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होंगे जहाँ पे भी मनी का एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम लिख देंगे इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के बाद उसका रीज़न लिखना होगा कि वो कैसे आया कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेजेस पे हुए हैं, मतलब कैश पेड है, कैश पेड अगेंस्ट सर्विस। हमने किसी सर्विस के एक्सचेंज में कुछ कैश पे किया है, इसलिए ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ है। अब है प्लानिंग इज़ मेड टू बाय वन असेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग इज़ मेड टू बाय एन असेट। अब यहाँ पे दिया है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है अभी तक सिर्फ हमने प्लान किया है कि हम एक असेट को परचेज़ करेंगे, अभी तक उसके लिए कोई पेमेंट नहीं किया है, कुछ एडवांस पेमेंट नहीं दिया है और कुछ भी हमने नहीं किया है, तो कैश का कहीं पे भी ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, तो ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में आता है। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, आप फुल फॉर्म लिख देना, यहाँ पे स्पेस नहीं थी इसलिए इतना ही लिखा है। तो ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है।
जहाँ पे भी अभी तक कैश का कोई भी लेन देन हुआ नहीं है, ना पे किया है ना रिसीव हुआ है, इसलिए वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में आता है। उसकी ऐसे बिजनेस में कोई एंट्री होती नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक लिखना पड़ता है। अब इसका रीज़न बताना है कि हमने ये कैसे कंक्लूड किया कि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखना होता है। तो यहाँ पे हम इसके लिए लिख देंगे कि यहाँ पे कैश रिसीव भी नहीं हुआ है, पे भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉर कैश पेड नाइदर रिसीव्ड, ना ही पे किया है ना ही रिसीव हुआ है, इसलिए नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बन गया था। फिर नेक्स्ट है असेट परचेज फॉर ₹10,000। अब हमने यहाँ पे असेट डायरेक्टली परचेज कर लिया है, तब हम इसमें लिख सकते हैं कि ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ है, जहाँ पे परचेज हो गया है एक असेट, तो ये हो गया है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे कि कैश पेड फॉर परचेज किया है, उसके लिए कैश पे किया है, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब असेट सोल्ड फॉर ₹20,000। अब हमने असेट सोल्ड किया है ₹20,000 के लिए, तो ये भी यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मनी होगा, क्योंकि हमने असेट को सोल्ड किया है, मतलब हमारे पास मनी रिसीव हुआ है, तो एक्सचेंज ऑफ मनी हुआ है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सेल्स किया, उसके बदले में हमें कैश मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेट सोल्ड टू मीरा ऑन क्रेडिट फॉर ₹20,000। मीरा को क्रेडिट पे दिए हैं हमने, असेट सोल्ड किए हैं वो भी 20,000, तो यहाँ पे भी क्रेडिट पे किए, मतलब अभी तक कैश आया नहीं है पर कभी ना कभी आएगा, तो वो आने जो वाला है, इसलिए ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ही होगा। क्योंकि कैश अभी भले ही नहीं आया पर आगे आने वाला है, फ्यूचर में हमारे पास आएगा, तो यहाँ पे डेटर और क्रेडिटर वाला रिलेशंस हो रहा है। डेटर मतलब हम लोग जिन्हें कैश कलेक्ट करना है फ्यूचर में, और क्रेडिटर मतलब जिससे हमें लेना है, जो हमें देने वाला है कैश हमारे फ्यूचर में। तो ये डेटर और क्रेडिटर का कंसेप्ट हम आगे सीख चुके हैं, तो यहाँ पे वो रिलेशन हो रहा है कि डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन बना है, जो आगे हमें फ्यूचर में मनी रिसीव होने वाला है उसके लिए, इसलिए इसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का है। और हम यहाँ पे लिख देंगे हियर रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। यहाँ पे डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन एग्जिस्टेंस में आया है, इसलिए ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं रिसीवेबल्स रिसीव्ड फॉर 18,000। रिसीवेबल्स रिसीव्ड, तो मैंने आपको रिसीवेबल का कंसेप्ट पूरा टोटली फर्स्ट चैप्टर में समझाया था कि रिसीवेबल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे बिल्स रिसीवेबल होते हैं, फिर इनकम आउटस्टैंडिंग होती है, या फिर डेटर्स होते हैं जहाँ पे भी हमारे मनी पहले से अटक गए होते हैं, वो अमाउंट हमें वापस रिसीव होती है, वो चीज़ रिसीवेबल्स में आती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है रिसीवेबल रिसीव्ड ऑफ 18,000 के हमें जो पहले बाकी थे वो रिसीवेबल अब रिसीव हो गए हैं, तो उसकी एंट्री यहाँ पे करनी है, तो वो एक्सचेंज ऑफ मनी यहाँ पे हुआ है, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ है। और यहाँ पे हमें यही लिखना है कि एक्सचेंज ऑफ मनी और कैश रिसीव्ड, ये लिख देने के बाद ये हमारा कंक्लूजन हो गया है। अब 7th नंबर पे है लायबिलिटी ऑफ 15,000 इज सेटल्ड। अब लायबिलिटी जो थी हमारी, मतलब ऐसी कोई पहले हमारी लायबिलिटी है जो हमने सेटल कर दी है, तो अब आपको ये सोचना है कि सेटल तो हो गई है, इसलिए ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में आया है, मतलब हमने
लायबिलिटी को पे किया है कैश में। हमारे कोई लायबिलिटी रही होगी कि हमें किसी को 15,000 रुपये देने होंगे जो बाकी थे हमारे बिज़नेस के किसी को देने के लिए, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में आता है क्योंकि यहाँ पे पेमेंट तो हुआ है, वो लायबिलिटी सेटल हो गई है, मतलब अब उसका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो वो लायबिलिटी को हमने पे किया है, मतलब हमारी लायबिलिटी को हमने ख़त्म किया है। वो 15,000 जिसके थे उसे लौटा दिए हैं, तो ये यहाँ पे आएगा लायबिलिटी पेड इन कैश। पेड इन कैश। तो ये देखिए मैंने आपको हर एक टाइप के एडजस्टमेंट सिखाए हैं कि कैसे होता है, कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहाँ पे आता है, नॉन इकोनॉमिक कैसे आता है, उसका रीज़न दिखाना होता है, वो भी हमने दिखा दिया है रीज़न उसका। तो ये सारे टाइप के मैंने इसमें अलग अलग लेने का ट्राई किया था एडजस्टमेंट। अब आपको आगे एक बात, आप 1 मिनट मेरी सुन लीजिए ध्यान से। ये जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, आप सोच रहे होंगे कि इसका इस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंस है, तो 1 मिनट के लिए आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं जो बोलती हूँ वो आप करके देखिए, तो आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा। आप देख सकते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक में, आप 1 मिनट के लिए टेक्स्ट बुक खोल के देखिए, उसमें सारे पेजेस को टर्न कीजिए। इतने सारे पेजेस में आपको अलग अलग कंसेप्ट हर पेज पे देखने को मिलेगा, और इतनी सारी थियरी और उसके ऊपर के टॉपिक्स को प्रैक्टिकली समझाया गया है। और उसके बाद जब आप एक्सरसाइज का पार्ट खोलेंगे आपके टेक्स्ट बुक में, तो पीछे एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सम्स दिए गए हैं जो सॉल्व करने हैं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन, वो भी इतने सारे एडजस्टमेंट के। ऐसे ही एडजस्टमेंट उसमें इतने सारे अलग अलग टाइप के दिए गए हैं, और वो एक एक सम का स्कोरिंग मार्क्स होता है 3 to 4 मार्क्स का, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाली हूँ डिटेल में, इसलिए ये वीडियो बनाया है उसके ऊपर। तो आप कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से पूरा वीडियो कम्प्लीटली देखिएगा, ताकि आप वो 2 सम करने में कहीं पे भी अटके नहीं। वैसे ही टाइप के अलग अलग सम्स आपके एग्ज़ाम में आने वाले होंगे, और उसमें भी आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक में जितने भी टॉपिक है इस चैप्टर के, वो सारे मैं क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में। और इसमें नहीं हो सका और ये लॉन्ग हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो भी आएगा जल्दी ही। तो इसके आगे के और भी टॉपिक्स है जो हम देखते हैं और अच्छे से इसमें सीखते हैं। अभी तक आपने सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वाला देखा और उसका रीज़न समझा। अब हम आगे देखेंगे थोड़ी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की जो थियरी है, और जो मैंने आगे चला है वो थियरी का कंसेप्ट भी हम थोड़ा इसमें क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद मैं ड्यूअल इफ़ेक्ट पे आऊँगी कि ड्यूअल इफ़ेक्ट क्या होता है। तो एक एक स्टेप हम कंप्लीट करते जाते हैं, जिससे आपको भी कन्फ्यूजन ना हो और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते रहे। कहीं पे भी आपको डाउट लगे कि आपको कहीं पे कोई पॉइंट ना समझ आ रहा, तो उसी टाइम आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब हमने अकाउंट्स प्रिपेयर करने के कुछ स्टेप्स सीखे थे लास्ट चैप्टर में। यहाँ पे उस अकाउंट्स के प्रिपेयर करने के स्टेप्स का फर्स्ट स्टेप आ गया है वाउचर। अब वाउचर को डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप टू राइट अकाउंट्स इज़ वाउचर। फर्स्ट स्टेप था हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने का वाउचर। इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये वाउचर में होता क्या है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है हर ट्रांजैक्शन का, जिससे हमारे बिजनेस में हमें पता चलता है कि ट्रांजैक्शन कैसा था, और हम उसे एक बार रिकॉर्ड कर सके कि हमारे ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जैसे कि परचेज ट्रांजैक्शन हुआ है, सेल ट्रांजैक्शन हुआ है, इनकम ट्रांजैक्शन हुआ है, एक्सपेंस ट्रांजैक्शन हुआ है, बैंक ट्रांजैक्शन हुआ है। ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस को जल्दी से पता करने के लिए हम वाउचर प्रिपेयर करते हैं। अब वाउचर प्रिपेयर करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब अकाउंटेंट अकाउंट प्रिपेयर करने बैठता है, तब उसे नहीं पता होता है कि बिज़नेस में क्या चल रहा है, कितने सेल्स हुए हैं, कितने का उसने परचेज़ किया, ये सब अकाउंटेंट को नहीं पता होता है। उसे सिर्फ वाउचर्स दिए जाते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि परचेज ट्रांजैक्शन था, सेल्स ट्रांजैक्शन था इतने की अमाउंट का, उसके हिसाब से वो अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है। तो अकाउंटेंट कभी भी बिज़नेस में आता नहीं है, उसे ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं जिससे वो अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकता है। तो ये सब चीज़ें ट्रांजैक्शन जो होती है वो वाउचर में लिखी जाती है। तो ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ये इसकी डेफिनेशन है
जो आपको समझ लेनी है। अब वाउचर्स कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ वाउचर्स और वो किस पर्पस के लिए वैसे वाउचर्स बनाए जाते हैं वो मैंने पहले से ही लिख के रखा है ताकि हमारा टाइम कंज्यूम हो, ज़्यादा टाइम इसमें लिखने में ना लगे, इसलिए लिख दिया है। तो देखिए 9 टाइप्स के यहाँ पे वाउचर्स होते हैं। ये 1 to 7 यहाँ लिखे हैं और 8 और 9 यहाँ पे लिखे हैं। अब मैं एक एक को समझा देती हूँ। फर्स्ट है सेल बिल। सेल बिल जो वाउचर है, एक टाइप ऑफ वाउचर है, वो बनाया जाता है सेल्स ऑफ गुड के लिए। यहाँ पे जैसे लिखा है सेल्स का ट्रांजैक्शन है, पर उसे बिजनेस की लैंग्वेज में सेल बिल कहा जाता है उस वाउचर को। जब हम सेल्स ऑफ गुड्स करते हैं उसके लिए बनाया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे ये वाउचर्स जो होते हैं वो दो जो मेन बिजनेस पार्टीज़ होती है जिनके बीच में परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स ये सब होता है, उन दोनों के बीच में वाउचर का एक्सचेंज भी होता है। वो लोग वाउचर्स को एक्सचेंज कैसे करते हैं, जैसे अगर हमने किसी गुड्स का सेल्स किया है, हमने किसी को गुड्स बेचे हैं, तो हम सेल बिल इशू करते हैं। सेल बिल इशू किया मतलब हम उसे सेल बिल भेजेंगे, उसके साथ एक्सचेंज करेंगे और वो हमें परचेज बिल भेजेगा। तो मतलब हमने उसे सेल्स का बिल भेज दिया है, तो उसके अकाउंट्स में, उसकी बुक्स में उसके लिए वो परचेज था जो हमारे लिए सेल था। जैसे कि मैंने कुछ गुड्स आपको दिए हैं तो वो आपके लिए परचेज हो गए जो आपने ख़रीदे, और मेरे लिए सेल्स हो गए जो बेचे हैं। तो मैंने सेल बिल इशू किया और उसने सामने मुझे परचेज बिल इशू किया, पर ये दोनों का कंसेप्ट ऑपोजिट साइड आ जाएगा तो ऑपोजिट हो जाएगा। जिसने सेल्स किया था उसे परचेज का बिल मिल जाएगा, परचेज किया उसे सेल का बिल मिल जाएगा, पर दोनों की एंट्रीज अलग अलग होगी। तो सेल बिल सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स के लिए बनता है, परचेज बिल परचेज ऑफ गुड्स के लिए बनता है। फिर क्रेडिट नोट फॉर सेल रिटर्न। सेल रिटर्न अब आपको समझना होगा, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थी। हाँ, क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न के लिए होता है। अब सेल्स रिटर्न एक नया टॉपिक है, नया कंसेप्ट है। आपने अभी तक सेल्स रिटर्न क्या होता है वो नहीं समझा होता है। तो क्रेडिट नोट एक नोट होती है जो सेल्स रिटर्न के लिए बनाई जाती है। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है हमने जो सेल्स किए थे वो हमारे पास वापस आ गए हैं कुछ प्रोडक्ट, या तो उसमें से डिफेक्टिव होंगे या उसे उतने की ज़रूरत नहीं होगी, या उसमें से कुछ और उसमें प्रॉब्लम मिस्टेक होगी, या उसके पास उतनी अमाउंट नहीं है पे करने के, या किसी भी रीज़न से जो हमने सेल्स किया था वो हमें वापस मिल गया, मतलब वो सेल्स हमारा रिटर्न हो गया है। तो वो सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें करनी पड़ती है। जैसे कि हमने पहले अगर सेल्स किया हो गुड्स का तो हमने हमारी अकाउंट्स के बुक में लिख दिया कि हमने इतने 5000 रुपीज़ का सेल्स किया, पर 2000 रुपीज़ के गुड्स, 2000 रुपीज़ का सामान हमें वापस मिल गया, सेल्स रिटर्न हो गया किसी रीज़न से, तो हमने 2000 रुपीज़ उसको 5000 में से वापस दे दिए 2000। तो जो 2000 हमने वापस दिए उसे, उसकी भी एंट्री हमें करनी पड़ती है ताकि पता चले कि कितने हमारे पास है, कितने प्रोडक्ट चले गए और वापस कितने आए। तो वापस जो प्रोडक्ट आए उसके 2000 हमने उसे वापस दे दिए, तो उसकी एंट्री करनी पड़ती है। वो सेल्स रिटर्न में उसकी एंट्री होती है। तो ऐसी सेल्स रिटर्न जब होती है, जब किसी ने हमें ऐसा सेल्स रिटर्न किया है तब हम उसे क्रेडिट नोट बना के देंगे, ऐसा एक वाउचर बना के देंगे, क्रेडिट नोट कहा जाता है। उसके बाद होता है डेबिट नोट होता है परचेज रिटर्न के लिए। परचेज रिटर्न मतलब जैसे कि परचेज हमने कुछ किया है, अब हमें वो नहीं चाहिए, वो हम वापस कर रहे हैं, तो हमारे बिज़नेस में हमने जो किसी से परचेज़ किया उसे हम रिटर्न करें तो वो परचेज रिटर्न हो गया हमारा। मतलब हम हमारी बुक्स में लिखेंगे कि हमने 10,000 के गुड्स परचेज़ किए थे, पर उसमें से हमने 1000 के गुड्स रिटर्न कर दिए, तो वो परचेज रिटर्न में आएगा, तो उसे डेबिट नोट कहते हैं। क्रेडिट मतलब हमेशा सेल्स पे क्रेडिट होता है, परचेज जो हमेशा डेबिट पे परचेज होता है। अब होता है काउंटर फोलियो ऑफ चेक। ये वाउचर कैश विड्रॉ अगर हम बैंक से करते हैं, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, उसके लिए ये वाउचर बनाया जाता है काउंटर फोलियो ऑफ चेक, इसे कहते हैं जब बैंक में से कैश विड्रॉ होता है। 6 नंबर पे पे इन स्लिप, ये जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उसके लिए हमारे पास जो प्रूफ होता है उस वाउचर को पे इन स्लिप कहते हैं। जब हमें स्लिप मिलती है कि हमने कुछ कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में, उसकी जो स्लिप हमारे पास होती है
वो पेन स्लिप वो वाउचर के टाइप में, वाउचर के रूप में हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड हो जाती है। उसके बाद 7th नंबर पे है रिसिप्ट इशूड। अब हमने रिसिप्ट को इशू किया है, क्यों? तो ये एक रिटर्न सर्टिफिकेट है जो अमाउंट रिसीव होने पे इशू किया जाता है। हमारे पास अमाउंट रिसीव हो गई तो हमने सामने वाली पार्टी को, जब जिससे हमें अमाउंट रिसीव हुई है, उससे हम रिसिप्ट इशू करेंगे। उसके बाद है 8 नंबर पे रिसिप्ट रिसीव्ड। रिसीव्ड वाला वाउचर हमें कब मिलता है? जब हम सर्टिफिकेट फ्रॉम अमाउंट पेड, अब हमने किसी को कोई अमाउंट पे कर दी तो वो हमें अपनी रिसीव्ड की रिसिप्ट भेजेगा, जो हमारे में होगी कि हमने किसी की अमाउंट को पे किया था, उसका प्रूफ होगा हमारे पास। तो ये 8 नंबर का वाउचर था। अब 9th वाला है एक्सपेंस बिल। एक्सपेंस बिल क्या होता है? एविडेंस ऑफ एक्सपेंस पेड फ्रॉम चेक और कैश। एक्सपेंस बिल मतलब हमने कोई ऐसा एक्सपेंस पे किया है चेक या कैश से, वो सारे एक्सपेंसेस हमारे एक्सपेंस बिल वाले वाउचर में आ जाएंगे। जैसे हमने टेलीफोन का बिल पे किया है, या कोई छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस किए हैं, किसी को वेजेस पे किए हैं, किसी को सैलरी पे की है, जितने भी एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस के होंगे वो सारे एक्सपेंस बिल में जाएंगे। तो ये थे सारे टाइप्स ऑफ वाउचर, वाउचर की डेफिनेशन, और वाउचर कैसे वो ट्रांजैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कैसा ट्रांजैक्शन है, ये फुल उसका एक्सप्लेनेशन था। ये सारी थियोरी आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। और ये वाउचर क्रिएट करना, वाउचर बनाना, वाउचर एक डॉक्यूमेंट है वो बनाना हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने का फर्स्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप होता है वाउचर बनाना, जो आप इस चैप्टर में सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा 3rd चैप्टर, उसमें जो 2nd स्टेप आता है और जो थर्ड स्टेप आता है, वो सारे हम इन 2 चैप्टर्स में ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हमने सीखा था कि ट्रांजैक्शंस इकोनॉमिक होते हैं और उसका रीज़न कैसे बताते हैं, और वाउचर्स को उसके टाइप्स और उसकी थियोरी हमने समझी थी। अब ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और एक नेक्स्ट वीडियो मैंने बनाया है वो आप देखिएगा। उसमें आपको आगे के सारे स्टेप्स और हम ड्यूअल इफ़ेक्ट जो अकाउंटिंग के होते हैं वो समझेंगे। वो एक नया टॉपिक है, इसलिए सेम वीडियो में हम उसे कंटिन्यू नहीं कर सकते ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।